हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरहत आईएएस। माई सेल्फ रतन शर्मा। और आज के हमारे सेशन का जो एजेंडा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ थीम ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर का एक थीम या आप यूँ कहें कि एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है आप देख सकते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखो स्टूडेंट्स, सभी को बोल रहा हूँ कि जो हमारा अनुशीलन, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये तरीका है हमारा कवरेज करने का कि जो मुझे लगता है देयर आर सर्टन टॉपिक्स अबाउट विच आई एम 100% श्योर कि उसमें से किसी भी फॉर्मेट का एक क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि जो मैंने पढ़ाया हो एग्जैक्टली वही ना पूछा जाए, क्योंकि टीचर्स को नहीं पता होता ना एग्जैक्टली क्या आएगा। बट स्टिल हमारी कोशिश ये है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए मेंस में, इधर 7 और 8 मार्क्स का आ जाए या तो 38 मार्क्स का आ जाए। तो इसके सारे डायमेंशंस हम कवर कर लेंगे सो दैट इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे है और 8 पेजेस का पीडीएफ है। आप जाइए पीडीएफ को देखिए, लिंक इसी वीडियो में दे दूंगा। उसके बाद में बियॉन्ड दैट कोई भी डायमेंशन बचता नहीं है। वो आपके बिहाफ पे जो रिसर्च का काम था, जो सोचने का काम था, जो पॉइंट्स को एक फ्लो में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करने का काम था, वो मैंने कर लिया है। तो अब आपका काम इसमें क्या रहता है? आपका काम रहता है इसमें इस पीडीएफ को पढ़ना, दूसरा इस टॉपिक को समझना। देखो ये हमारा असाइनमेंट नंबर 2 था। आई गेस हम फ्री आंसर राइटिंग सेशन में जो बच्चों को असाइनमेंट देते हैं, ये असाइनमेंट नंबर 2 था और 200 से ज़्यादा बच्चे इसकी कॉपीज़ जमा कर चुके हैं, उनकी कॉपीज़ भी इवेलुएट हो चुकी हैं। बट फिर भी मैं अभी भी इसका विंडो ओपन रखता हूँ कि जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे देख रहे हैं या इस इनिशिएटिव का बारे में जिनको पहली बार पता चल रहा है, दे कैन ऑल्सो राइट द आंसर। आप भी जब भी आप इस वीडियो को देखते हो, क्योंकि मेरे पास डेटाबेस रहता है उन बच्चों का जो बच्चे आंसर्स लिख के भेज रहे हैं, तो अगर आप नए हो, हमारे इस इनिशिएटिव से नहीं जुड़े हो अभी तक, तो आप अगर आज से 15 दिनों के बाद भी ये वीडियो, ये सेशन आप देखते हैं, आपको लगता है कि मुझे भी लिखना है आंसर, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आंसर लिख के भेज सकते हैं। कोशिश करिए, हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, कोशिश करिए कम से कम 10 ऐसे असाइनमेंट्स के पीडीएफ पढ़ के एटलीस्ट 10 आंसर्स लिखिए, गेट इट इवेलुएटेड। और आप देखो कि आपके प्रिपरेशन में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपका जो अप्रोच है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, आपकी कितनी गलतियां हाईलाइट्स होती हैं। तो पर्पस यहाँ पर यही है कि अगर किसी और क्वेश्चन में भी, मान लीजिए कि एसआईआर पे क्वेश्चन ना आके क्वेश्चन आ जाता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, एक हाईली प्रोबेबल टॉपिक है। तो व्हाट इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म? बेसिकली एसआईआर इज़ ए टूल फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म और इट इज़ ए मेथडोलॉजी, एक मेथड है, एक तरीका है जिससे कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक में हमारे डिस्कशन का स्कोप क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। पीडीएफ में सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पर मेरा पर्पस पीडीएफ को रीड आउट नहीं करना है, वो तो आप खुद ही कर सकते हो। मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ? डिस्कशन करने के कुछ पर्पस होते हैं। पहला पर्पस होता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। आपको समझना है इस टॉपिक को। पीडीएफ से तो आप रटने वाला काम करोगे, है ना? इस टॉपिक को समझना है। इसमें क्या विरोधाभासी चीज़ें हैं, है ना? क्या इस टॉपिक में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों अपोजिट साइड पे स्टैंड करती हैं? फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस ओपोजिशन की मेनली जो है पॉलिटिकल पार्टीज़, दोनों के आर्गूमेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट हैं एसआईआर को लेके। फिर बैलेंसिंग फैक्टर क्या है दोनों के बीच में? सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है। और इलेक्शन कमीशन के जो आर्गूमेंट्स हैं उसको सब्सटेंशिएट कौन करता है? जो फाइनल डाटा आया। आई विल शो यू, ये ख़त्म हो जाएगा ना जब ये सेशन, तो मैं आपको डाटा शो करूँगा कि क्या फाइनल आउटपुट आया। तो आउटपुट को देख के हम कन्विंस हो जाते हैं कि ज़रूरी था, एसआईआर वॉज बेसिकली इट वॉज रिक्वायर्ड इन बिहार। तो ये स्कोप रहेगा हमारे डिस्कशन का। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, वाई डू वी नीड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। पहला हमारा यही हो जाएगा। सॉरी। दूसरा, एसआईआर कैसे डिफरेंट है अदर रिवीजन से। हाँ, एक पॉइंट और ये डिस्कशन का मेरा ये है कि लगभग इतने आंसर्स मैं चेक कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा ही चेक कर चुका हूँ, तो जो इस टॉपिक को लेके कॉमन गलतियाँ आई हैं ना, मैं कुछ आंसर्स भी दिखाऊंगा इसी सेशन में अभी आपको, जो बच्चों ने लिख के भेजे हैं। आई विल शो यू द आंसर्स और मिस्टेक्स भी दिखाऊंगा।
तो जब भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको मेंशन करना है। और यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हर बच्चे ने आंसर की शुरुआत में यही लिखा है, जैसे कि डेफिनेशन हम लिखते हैं आंसर में, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में लिखते हैं एसआईआर होता क्या है। तो सभी लोगों ने यही लिखा है कि इट इज़ अ रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। एक वर्ड है जो 200 कॉपीज़ में एक बच्चे ने भी मेंशन नहीं किया है। नॉट ए सिंगल स्टूडेंट हैज़ मेंशन एज फार एज आई रिमेंबर्ड। वो क्या चीज़ है? SIR is a periodic revision. It is a periodic revision of electoral rolls. आप समझ गए, इस वर्ड की बहुत ज़्यादा महत्वता है, हाईली इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। रिवीजन में और पीरियोडिक रिवीजन में फ़र्क होता है। रिवीजन आप कभी भी कर सकते हो, पीरियोडिक रिवीजन एक सर्टन फिक्स टाइम पीरियड के बाद होता है, जैसे कि सेंसस है। सेंसस क्या है? सेंसस को आप कैसे, जनगणना को आप डिफाइन करेंगे? बेसिकली इट इज़ अ पीरियोडिक काउंटिंग है, पॉपुलेशन का गिनना है। पीरियोडिक है, हर 10 ईयर्स में होता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेंसस हैं, कई सारे सेंसस हैं हमारे कंट्री में जो 5 ईयर्स के बाद होते हैं। एनिमल सेंसस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर का भी सेंसस होता है, आपने पढ़ा ही होगा। एलिफेंट का सेंसस होता है, एलिफेंट की भी काउंटिंग होती है। तभी तो हमारे पास डाटा आता है ना कि कंट्री में कितने टाइगर्स हैं, कितने लेपर्ड्स हैं, कितने लायंस हैं। सो ये पीरियडिक वर्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसको मिस नहीं करना है। ये हो गया। आगे आइए, SIR कैसे डिफरेंट है दूसरे रिवीजन से, और कौन से रिवीजन्स होते हैं, 3 प्रकार के रिवीजन्स कौन से होते हैं उसको देख लेंगे एक बार। हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में और बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। उसके बाद इवोल्यूशन 1950 से ही स्टार्ट करेंगे, देश की आज़ादी के बाद से कैसे कैसे आवश्यकता पड़ी। इसको ना सेशन में मेरा पर्पस है आपको कहानी सुनाना। मैं इस पूरे टॉपिक को एक कहानी के थ्रू मैं आपको समझा दूँ, ताकि आपको PDF में जो पॉइंट्स हैं वो याद करने में आसानी हो। ऐसे तो मैं ऐसे बहुत सारे PDF देने वाला हूँ, तो कितना आप याद करोगे। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, यहाँ पे फोकस है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। और PDF में जो आप पढ़ोगे वहाँ पे आपका पर्पस क्या होगा? वहाँ पे तो पर्पस होगा रीडिंग, वहाँ पे सीधा आप कंटेंट उठाओगे आंसर राइटिंग के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो इसे लीगल बैकिंग देते हैं इस पीरियोडिक एक्सरसाइज को। कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म, क्या इसमें ड्रॉबैक्स रहे, क्या लूप होल्स रहे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत ही टाइट एक रिजिड टाइम फ्रेम में किया गया। डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत सख्ती रखी गई। तो देयर में भी वेरी गुड चांसेस कि काफ़ी लोग, खासकर ऐसे लोग जो गरीब हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके पास जागरूकता भी नहीं होती है, कौन सा टूल कैसे इस्तेमाल करना है, ऑनलाइन चैनल कैसे इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों से वो स्ट्रगल करते हैं। तो देर आर गुड चांसेस दैट मैनी पीपल माइट हैव फेल्ड और मिस टू गेट देमसेल्व्स एनरोल्ड इन दिस एक्सरसाइज। उसके बाद स्पेशली माइग्रेंट लेबर्स का। बिहार क्या है? बिहार, एक बच्चे ने आंसर में लिखा है, देखो मैं ना जैसे जैसे मुझे याद आता जाता है मैं आपको याद करवाता जाता हूँ, ऐसी गलतियाँ नहीं करोगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बिहार का बच्चा कभी भी सोचेगा हिंदी में ही, लिखेगा नहीं, मतलब सोचेगा इंग्लिश में नहीं। बिहार का क्या, गुजरात का भी बच्चा गुजराती में सोचेगा, पंजाब का बच्चा पंजाबी में सोचेगा। हम फॉरेनर्स नहीं है ना, तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप सोचते कुछ और लिख कुछ और देते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एक बच्चे ने लिखा है कि बिहार इज़ अ हब, बिहार इज़ ए हब ऑफ, इसी असाइनमेंट के आंसर में लिखा है, इसी असाइनमेंट के आंसर में लिखा है बिहार इज़ ए हब ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। ये स्टेटमेंट सही है क्या, आप बताओ? ये कम्प्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है। बिहार इज़ ए हब ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे देश से पलायन करके लेबर्स बिहार में काम करने आते हैं। बिहार हब नहीं है। हब क्या है? हब तो गुजरात है, गुजरात जाते हैं, सूरत वगैरह लोग जाते हैं बिहार के लेबर्स, मुंबई जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, तो वो हब है ना बिहार के माइग्रेंट लेबरर्स का। बिहार तो नहीं आ रहा है ना कोई माइग्रेट करके दूसरे स्टेट से लेबर का काम करने। तो देखो सोचा बच्चे ने यही था लिखना, लेकिन इंग्लिश में ओपोजिट बिल्कुल लिख दिया। तो बहुत सावधान रहेंगे इन चीज़ों के लिए। आपने सोचा सही और लिख दिया गलत तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ना आपको। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
बिहार क्या है? बिहार एक, आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, बिहार इज ए सेंटर ऑफ, बिहार इज अ सेंटर ऑफ आउटबाउंड लेबर माइग्रेशन। आउटबाउंड है या आउटवर्ड है, इनवर्ड माइग्रेशन तो है नहीं बिहार में, बाहर ही तो जा रहे हैं ज़्यादातर लोग। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी, गवर्नमेंट की कौन कौन सी संस्थाएं इन्वॉल्व रही, कितने एनजीओज को इन्वॉल्व किया गया, पंचायत लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, इस एक्सरसाइज की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा एसआईआर के ऊपर, आउटकम क्या रहा। अभी प्रिलिमिनरी डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास फाइनल डाटा आ गया है, तो मैं फाइनल डाटा आपको शो कर दूंगा। पीडीएफ में नहीं है फाइनल डाटा क्योंकि मैंने ये असाइनमेंट दिया बच्चों को, उसके दूसरे ही दिन इलेक्शन कमीशन ने फाइनल डाटा रिलीज़ किया, तो मैंने टेलीग्राम पे फाइनल डाटा पोस्ट कर दिया था। मैं कोई भी असाइनमेंट देता हूँ ना आपको, तो आप देखना उसमें जैसे ही आपका असाइनमेंट का पीडीएफ है, हमेशा कुछ स्पेस छोड़ देता हूँ थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक है, फ्यूचर में कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो यू शुड ऑलवेज हैव स्कोप ऑफ एडिंग फर्दर कंटेंट, इसको आप अपडेट कर सको, इसी में ऑर्गेनाइज्ड रहे, इसलिए मैं हमेशा असाइनमेंट्स में एक पैराग्राफ के लिए स्पेस, आई ऑलवेज लीव सम एक्स्ट्रा स्पेस। नेशनल एसआईआर, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है नेशनल लेवल पे। अभी देखो बंगाल में भी होगा, इसके बाद वेस्ट बंगाल में होगा, फिर नेशनल लेवल पे भी होगा, तो कितनी उसकी ज़रूरत है, कितनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एड्रेसिंग इंटरनल माइग्रेशन, फिर कंक्लूजन वगैरह देख लेंगे। तो हम एक एक करके इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा है व्हाट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, होता क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, क्या होता है। व्हाट इज, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, व्हाट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक थॉरो मतलब कि डिटेल्ड, आप डिटेल लिखो ना, आपको थॉरो लिखने में दिक्कत है तो इट इज़ ए थॉरो रिवीजन और पीरियोडिक रिवीजन, पीरियोडिक रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। देखो बच्चों, एक चीज़ को ना आप समझ लो, किसी भी टॉपिक में मैं थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए इस टॉपिक से बाहर आ जाता हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बतानी है। थॉरो रिवीजन, पीरियोडिक रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है, ये हो गया। 1 सेकंड के लिए इस टॉपिक से हम बाहर आते हैं। आप कोई भी टॉपिक या थीम पे आंसर लिखते हो ना, पहले भी मैंने आपको बताया है, किसी भी थीम पे आंसर लिखते हैं, आपके पास 2-3 लाइनें रटी रटाई होनी चाहिए, बनी बनाई, इंट्रो के लिए और कंक्लूज़न के लिए। ऐसे 2-4 एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ अभी आपको कि कैसे टॉपिक्स में ये आपको करना पड़ेगा। पहला इससे बेनिफिट ये होगा, इनएक्यूरेसी, मिस्टेक्स, चाहे वो लैंग्वेज की मिस्टेक्स हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, ये एलिमिनेट हो जाता है, ये आप नहीं करोगे क्योंकि रटी रटाई लाइनें हैं। दूसरा, रेलेवेंट रहेगा, आप उसी टॉपिक के लिए प्रिपेयर करके गए हो तो कुछ आउट ऑफ बाउंड आप ऐसी चीज़ें नहीं लिखोगे। तीसरा, ये आपके आंसर्स को स्टैंड अपार्ट करवाएगा भीड़ से, क्योंकि 90% बच्चे सोचते हैं एग्ज़ाम हॉल में। अभी देखो हम देखते हैं इंडो रशिया, इंडिया और रशिया के संबंधों पे एक सवाल आ गया। 90% बच्चे सोच के वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आपको सोचना नहीं है, आप घर से रट के जाओ। क्या रट के जाओ? आप रट के जाइए एक लाइन, रशिया इज ए टाइम टेस्टेड फ्रेंड, या आप इसको एलाई कह सकते हैं, एलाई ऑफ इंडिया। हो गया। इंडो रशिया में बता रहा हूँ, ये लाइन हमने रट लिया, रशिया इज़ ए टाइम टेस्टेड फ्रेंड और एलाई ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि जब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए हैं रशिया के साथ, रशिया ने कभी भी हमें डिच नहीं किया है, मतलब कि धोखा नहीं दिया है। इन ऑल द केसेस, इन ऑल द क्राइसिस, इन ऑल द इमरजेंसीज, वो स्ट्रेटेजिक हो, डिफेंस रिलेटेड हो, इकोनॉमिक हो, या ग्लोबल डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, डायस्पोरा के लेवल पे हो। देखो यूक्रेन के साथ वॉर हुआ तो पीएम मोदी ने फ़ोन करके वॉर रुकवा दिया कि पहले हमें इंडियंस को वहाँ से निकाल लें, तो फिर आपने जो करना है आप करते रहना। तो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। समय की जो परीक्षा होती है ना पिछले 50, 60, 70 सालों में, उस परीक्षा को पास किया है रशिया ने, कभी हमें धोखा नहीं दिया है अमेरिका की तरह या किसी और कंट्री की तरह जो कि अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करते रहते हैं।
दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया और चाइना आ गया मान लीजिए। तो इसमें क्या लिखोगे, पहला लाइन आपको यही लिखना है। इसको मैं ऐसी लाइनें बता रहा हूँ जिसको आप इंट्रो में भी लिख सकते हो, कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। जैसे कि इंडो चाइना है तो आप इसमें लिखोगे इंडिया एंड चाइना आर टू ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी लाइनें पकड़ के लेके जाना है आपको हर टॉपिक के लिए। अगर इंडिया और यूएसए कर लेते हैं, इंडिया यूएसए आ गया, तो इसमें आप क्या लिखोगे, अगेन इंडिया एंड यूएसए। हैंड राइटिंग अगर ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कोई कमेंट कर देना, मैं थोड़ा स्लो लिखूँगा। हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है, थोड़ा फास्ट लिखने को उसमें ना ख़राब हो जाती है। इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी अफ़गानिस्तान बहुत न्यूज़ में चल रहा है, इंडिया और अफ़गानिस्तान का रिलेशन आ गया, तब क्या लिखोगे। ये तो सिर्फ आईआर का है, मैं सारे टॉपिक्स में आपको ऐसे बता दूंगा जो भी हम डिस्कस करेंगे ना। इंडिया, इन लाइनों को आप रट लेना, है ना। इंडिया अफ़गानिस्तान, अगर इंडिया अफ़गानिस्तान के ऊपर आ गया तो पहला ही लाइन हम क्या लिखेंगे, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान आर कॉन्टिजियस नेबर्स। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ कर लेते हैं। इसका ये मतलब होता है कि सपोज़ करो कि ये आपका इंडिया है, रफली बना देता हूँ, यहाँ पे ऐसे पाकिस्तान है, ठीक है। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, इधर कहीं अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे पीओके है। पीओके तो लीगली हमारा ही है ना। अभी डायरेक्टली हमारे पास कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लैंड कनेक्टिविटी नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन जिस दिन भी हम पीओके को कैप्चर कर लेंगे या वापस रिक्लेम कर लेंगे, दैट वुड बी बेटर टू से, तो क्या हो जाएगा, अफ़गानिस्तान से डायरेक्टली रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी। फिर ट्रेड वगैरह में बहुत ही ज़्यादा इट वुड बिकम मच मोर कन्वीनियंट फॉर ट्रेड एंड फॉर एक्सचेंज ऑफ पीपल, गुड्स, एवरीथिंग। तो इसी को हम कह रहे हैं कि इंडिया एंड अफ़गानिस्तान आर कॉन्टिजियस नेबर्स। ओके, तो ऐसी ना हर टॉपिक्स के लिए आपको दो दो तीन तीन लाइनें, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको पता होगा इंट्रो क्या है मेरा। दूसरी चीज़, भीड़ से आपका आंसर ना अलग दिखना चाहिए। और पीडीएफ में एक बच्चे और जो गलती कर रहे हैं, कुछ ना देखो बच्चों, फ्रेजेस हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जो कि आपको पीडीएफ में से रट के जाना है। फ्रेजेस आप समझते हो, 3 वर्ड का स्टेटमेंट, 2 वर्ड्स, ये फ्रेजेस होते हैं। जैसे कि रिवीजन की जगह पीरियोडिक रिवीजन, कॉन्टिजियस नेबर्स, तो ये फ्रेजेस हैं, ये आपको रट के जाना है। और पीडीएफ में से ना जब आप रीड करते हो पीडीएफ तो हाइलाइटर यूज़ करते होगे ना आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग प्रिंट आउट लेके रखते होंगे पीडीएफ का, तो उसे हाईलाइट कर दिया करो और कोशिश करो कि उन पीडीएफ्स को मैक्सिमम यूज़ करना है आंसर्स में। सिर्फ उन फ्रेसेस को मैक्सिमम यूज़ करना है। आप उन फ्रेजेस को यूज़ कर लो, बाकी टूटी फूटी कैसी भी लैंग्वेज में आपका जो कंटेंट है उसे लिख दो, आपका आंसर एक स्टैंडर्ड आंसर बन जाएगा। क्योंकि वो जो फ्रेजेस आपने लिखे हैं ना, वो आपके आंसर्स के लेवल को एलिवेट कर देगा। तो एसआईआर क्या है, एसआईआर की हम बात कर रहे थे, एक पीरियोडिक, एक थॉरो रिवीजन है इलेक्टोरल रोल्स का। और कौन करवाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि वो एसआईआर आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम करवा सकता है। पावर्स कहाँ से आते हैं, आप स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एम्पावर्स, ये एम्पावर करता है किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, किसके लिए, टू कंडक्ट SIR। ये हो गया। उसके बाद स्पेशली अगर आपको सेक्शन मेंशन करना है तो और इसको एक्यूरेट करना है तो आप ऐसा मेंशन कर सकते हो कि सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एम्पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
ये तो बेसिक डेफिनेशन आपने दे दिया। अब उसके बाद देखो नॉर्मली क्या होता है ना एसआईआर में, इसको इस टर्म को अगेन जो मैं बोल रहा था ना कि कुछ फ्रेसेस रट के जाने हैं, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन। इसको अगर नहीं लिखोगे तो आपका आंसर एक साधारण आंसर होगा, एक लेमैन वाला आंसर होगा। लेमैन आप समझते हो ना, जिस आदमी ने पढ़ाई नहीं की है, एक आम भाषा में बिल्कुल लिख रहा है। जब ऐसे फ्रेजेस लिख देते हो तो इसका ये मतलब होता है कि स्पेशलाइज्ड आंसर हो गया, यू नो अबाउट दैट टॉपिक मोर देन द एवरेज पीपल। उसके बाद है कि कितने टाइप के एसआईआर होते हैं, कितने टाइप के रिवीजन होते हैं, रिवीजन्स कितने टाइप के होते हैं, और एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। तो पीडीएफ में आपको मैंने बता ही दिया है, 3 पॉइंट्स हैं, आपको ये लिखना है। 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो ज़रूर लिखना है, और इंट्रो में ही इसको डिफाइन करना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से? इंटेंसिव पहला, दूसरा समरी रिवीजन, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, इंटेंसिव रिवीजन, समरी रिवीजन, और तीसरा स्पेशल रिवीजन। तो अभी क्या हुआ है? स्पेशल रिवीजन हुआ है, और हम इसी की बात कर रहे हैं, स्पेशल रिवीजन की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री पे। ये मैंने बता दिया। हाँ, डिफरेंट क्यों है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ना, बाकी के रिवीजन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ना फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है इलेक्टोरल रोल हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करके, ठीक है ना। और इसका पर्पस ही क्या होता है कि रिफॉर्म करना है इलेक्टोरल रोल में, मतलब कि बहुत सारे एडिशंस और बहुत सारे डिलीशंस। अब कैसे किन लोगों के नाम ऐड होते हैं, किन लोगों के डिलीट होते हैं, वो हम इसमें करेंगे कि क्यों रिक्वायर्ड था बिहार में, या फिर ऑल इंडिया लेवल पे क्यों रिक्वायर्ड है। तो नेक्स्ट आपका आ गया इवोल्यूशन ऑफ इंटेंसिव रिवीजन इन इंडिया। देखो ये तो आप सभी को पता है अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो, कि 1947 के बाद इमिडिएटली क्या हुआ? बंटवारा हुआ। इमिडिएटली 1947 के बाद बंटवारा हुआ। पार्टीशन के बाद एक टर्म और आप ये भी याद कर लो, लार्जेस्ट एक्सोडस ऑफ पीपल इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अभी 100-200 सालों की बात करें, तो लार्जेस्ट एक्सोडस ऑफ पीपल, इसमें और भी ऐड कर सकते हो अक्रॉस द बाउंड्री। अब इसको समझ लो थोड़ा सा। ऐसे फ्रेजेस ना जो बच्चे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने 2 मेंस लिख रखा है, 3 मेंस लिख रखा है, उनके आंसर्स में और आपके आंसर्स में यही चीज़ें फ़र्क बनाती हैं। उन्हें स्पेशलाइज्ड टर्म्स पता होता है, तो आपको भी सीखना है। जितना डिस्कशन सुनोगे, मेरा पर्पस यही है डिस्कशंस करने का, कि आपके आंसर को एक साधारण आंसर से मैं एलिविएट करके एक उच्च श्रेणी का आंसर बनाऊं, ताकि अगर अभी आपका लेवल है 2.5 नंबर 8 में से, तो 2 महीनों में 3 महीनों में हम इतना स्पेशलाइज कर दें, आपकी लैंग्वेज को इतना रिफाइन कर दें कि उतने ही ज्ञान के साथ आप 4 नंबर तक पहुंच सको, नहीं तो 3.5 नंबर तक तो पहुंच सको। तो ऐसे ही 1.5 नंबर 2 नंबर ऐसे एक एक क्वेश्चन में करते करते फिर आपका जो फाइनल स्कोर है ना, उसमें क्या होगा, ये मेरी गारंटी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है जो मैं यूट्यूब पे डिस्कस कर रहा हूँ। भाई यूट्यूब पे लेक्चर देखने के पैसे तो लगते नहीं हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी मैं 40-50 जितने भी सेशंस होंगे मेंस के पहले, जो भी यूट्यूब पे डालूंगा, आप उतना भी देख लोगे ना, तो अगर अभी आपका लेवल सपोज करिए 120 है आउट ऑफ 300 मार्क्स किसी भी पेपर में, GS1 में या GS2 में, तो ये मेरा वादा है कि मैं आपको 160, 170, 160 तक तो ज़रूर लेके जाऊँगा आउट ऑफ 300। आपके पास बेसिक कंटेंट होना चाहिए, काम सारा करना है आंसर लिखने के तरीके पे, यही रिजल्ट दिलवाता है। वरना बच्चे तो 2-2 साल से 3-3 साल से मेंस लिख रहे हैं। क्या कारण है? जब वो मेंस लिख रहे हैं तो फिर उनको रैंक मिल जाना चाहिए था 2 साल में, 3 साल में। कारण यही है, पढ़ते ज़्यादा हैं और इन चीज़ों पे कम रिसर्च और कम एफर्ट करते हैं। तो ये करना स्टार्ट कर दो। लार्जेस्ट एक्सोडस ऑफ पीपल अक्रॉस द बाउंड्री इन द ह्यूमन हिस्ट्री, इसका मतलब क्या है? देखो 1947 में ना मिलियंस में लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र हुआ अक्रॉस द LOC। लाखों में लोग इस तरफ आए,
LOC के इधर आए और लाखों में लोग उधर गए। तो जो उधर चले गए वो हमारी सिरदर्दी नहीं है, वो तो पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान जाने कैसे उनका इलेक्टोरल रोल बनेगा, क्या होगा। लेकिन जो लोग इंडिया में आए, पहली चीज़ तो ये कि हमें उन सारे लोगों के नाम डिलीट करने हैं इलेक्टोरल रोल से जो उधर चले गए। अब जो इस तरफ आए उनके लिए व्यवस्था करनी है ताकि वो वोट दे सकें। अब देखो आप इसको अभी भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि अभी क्या था, CA ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, जिसके लिए इतना ह्यू एंड क्राई हुआ। तो अभी लाखों में लोग हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान के हिंदू रिफ्यूजीज़, हिंदू जैन सिख रिफ्यूजीज़ जो इंडिया में आके रह रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप मिल रही है। तो सिटीजनशिप मिलने के बाद उनको इलेक्टोरल रोल्स में भी तो उनका नाम ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये सब कहाँ से होगा? ये सब SIR से ही तो होगा। SIR इज़ द टूल जहाँ से कि हम ये करेंगे। इस लाइन को याद कर लेना, लार्जेस्ट एक्सोडस ऑफ पीपल इन द ह्यूमन हिस्ट्री। किसकी बात कर रहे हैं हम? 1947 के पार्टीशन की। आप इसको कहीं भी एसे वगैरह में कहीं भी साइट कर सकते हो, मतलब कोट कर सकते हो। साइट करने का मतलब होता है एग्जाम्पल दे सकते हो। देन मैं जो बातें करता हूँ ना, आप लोग थोड़ी सी, एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन रहे हो अगर मेरी डिस्कशन, थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज को पकड़ा करो। मैं कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, किस सिचुएशन में कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, और अपनी लैंग्वेज में उन वर्ड्स को ट्राई टू एमुलेट दैट, उसको कॉपी करने की कोशिश करो आप जब भी लिखते हो। तब ऐसे करके 2-2 4-4 नए शब्द सीखते जाओगे आप। मैंने भी यही किया है पिछले 10-12 सालों में, ठीक है। मैंने अपनी लैंग्वेज भी ऐसे ही इम्प्रूव की है। हिस्ट्री ऑफ SIR, एवोल्यूशन ऑफ इंटेंसिव। तो देखो, एक तो 50 के दशक में हुआ इंडिया में जो इंटेंसिव रिवीजन था। उसके बाद कब हुआ है ये? जैसे 1952 में हुआ है, 1957 में हुआ है, 1961 में फेसेस में हुआ, ठीक है। उसके बाद 80s में एक मेजर रिवीजन हुआ है, 1980s में। आपको डेट्स ऐसे बिल्कुल याद नहीं करने हैं, बस इतना लिख देना 1950s में हुआ। किसको एड्रेस करने के लिए? माइग्रेशन वगैरह को, क्योंकि पार्टीशन अभी अभी हुआ था। फिर 1980s में हुआ, फिर 1990s में हुआ है। बस इतना 3 याद रखना है। और बिहार का याद रखना है कि बिहार में जो लास्ट था वो 2003 में हुआ था। अब देखो, चूंकि आप बिहार के ही हो तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। 2003 में बिहार में, मेरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, मैं न्यूट्रल हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं न्यूट्रल हूँ। तो मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कहानी सुना रहा हूँ। आप ये मत सोच लेना कि मैं किसी पार्टी विशेष का सपोर्टर हूँ। मुझे बिहार की कोई भी पार्टी पसंद नहीं है, सब वैसे ही हैं, एक जैसे। तो 2003 में SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और आपको भी ना, ये तो खैर मैं बता चुका हूँ पहले भी, आपको भी अपनी एफिलिएशन आंसर्स में शो नहीं करनी है। आप RJD समर्थक हो, या आप तेजू भैया के समर्थक हो, या जन सुराज के समर्थक हो, या आप भाजपा समर्थक हो, आंसर्स में बिल्कुल नहीं शो करना है। न्यूट्रल रहने चाहिए सारे आंसर्स। 2003 में SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसके बाद क्या हुआ? 2006 में वहाँ पे नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई। 2006 में ही आई थी ना, नीतीश की गवर्नमेंट आई। ये इलेक्शन ना, ये केस स्टडी है पूरे इंडिया में, क्योंकि इसके पहले कई सालों से लालू राज था, जिसे लोग जंगल राज भी कहते हैं। तो अभी आप में से ज़्यादातर बच्चे उसमें बहुत छोटे होंगे, लेकिन अभी जो 30-35 ईयर्स के हैं ना, तो वो रिलेट कर सकते हैं कि उस समय बिहार की क्या स्थिति थी। हम लोग भी बिहार जाते थे उस समय, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क होते थे। तो मैं तो रिलेट करता हूँ। बहुत ही बुरी स्थिति थी। 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते कोई, लड़कियों का स्कूल जाना और एजुकेशन वो तो डिलीट ही कर दो। वो तो मतलब एक ड्रीम वाली बात थी। तो क्राइम बहुत ज़्यादा था, किडनैपिंग, फिरौती, माफिया एंड एवरीथिंग, मतलब कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका था, टोटल सिस्टम कोलैप्स हो चुका था। तो 2006 का जो इलेक्शन हुआ ना, इट वाज द फर्स्ट इलेक्शन। मैं क्यों बोल रहा हूँ, केस स्टडी था। और अगर ये नहीं होता, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होता, और इस इलेक्शन में इतनी सख्ती नहीं होती, तो इस गवर्नमेंट का आ पाना कभी भी पॉसिबल नहीं था। हुआ क्या था इस इलेक्शन में, आप समझ लो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। TN सेशन ये इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। इनका नाम आज भी, मतलब आज़ादी से लेके अब तक जितने भी इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं, शायद ही कोई इतना पॉपुलर हुआ होगा। पहली बार इंडिया में किसी भी इलेक्शन में ऐसा हुआ था कि इतने बड़े लेवल पे, ह्यूज लेवल पे
पैरामिलिट्री की डिप्लॉयमेंट की गई थी। पैरामिलिट्री डिप्लॉय किया गया था पूरे बिहार में, कई सारे बटालियंस, कई सारी कंपनी सीआरपीएफ की, बीएसएफ की मंगवाई गई और हजारों हजार में सैनिक तैनात किए गए थे। दूसरा, हेलीकॉप्टर से सर्वे किया था खुद इलेक्शन कमीशन ने हर इलाके का, और यहीं से शुरुआत हुई मेनली मल्टी फेज में इलेक्शन कराने की। आपने एक चीज़ नोटिस किया है, जो डेवलप्ड स्टेट हैं जैसे गुजरात है या फिर जहाँ पे कि क्राइम बहुत कम है और इतनी टेंशन नहीं होती इलेक्शन कमीशन को, वहाँ 1 से 2 दिन में, 1 हफ्ते में इलेक्शन करवा देते हैं वो। लेकिन बिहार में 7 फेज़, 8 फेज़, 5 फेजेस में ऐसे इलेक्शन होता है। क्यों? इसका कारण क्या है? आप सोच के देखो, मुझे ना कोई कमेंट में बताना, मैं आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ। आप बिहार से ही हो, बिहार में 7 या 8 फेजेस में इलेक्शन क्यों कराया जाता है? एक लाइन में बताना है इसका मेन कारण क्या है, ठीक है? और टेक्निकल फ्रेज में बताना है, मतलब पढ़े लिखों की भाषा में बताना है। ये हो गया। तो ये केस स्टडी है 2006 का, जो इलेक्शन था ना, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा, एसआईआर कराया गया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, जो फर्जी नाम थे, डुप्लीकेट्स थे, उनको डिलीट किया गया, फ्रेश नाम्स ऐड किए गए। देन ओनली इट बिकम पॉसिबल टू कंडक्ट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर तो बिहार में 100% कुछ भी नहीं होता, बट मोस्टली फ्री एंड फेयर था। हर कास्ट के लोग, देखो बिहार में क्या है ना, कास्ट प्लेज ए प्रोमिनेंट रोल इन द पॉलिटिक्स। एक कास्ट के लोग जो गरीब हैं या जो पिछड़े हैं, उनको घर से नहीं निकलने देते थे, वोट नहीं देने देते थे, या बूथ लूटिंग, बूथ कैप्चरिंग बहुत होता था उस टाइम पे। बूथ कैप्चरिंग एक बहुत बड़ा इशू था। तो इतने सारे जो पैरामिलिट्री वगैरह और जो इतनी विजिलेंस रही इलेक्शन कमीशन की, तो उससे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अप टू लेवल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाए विजिलेंस की वजह से। अब आइए, व्हाट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर लिया हमने, हिस्ट्री बता दिया, 2003 याद रखेंगे लास्ट। इसलिए मैंने आपको इतनी जो कहानी बताई ना अभी, मेरा पर्पस सिर्फ एक था कि आपको ये 2003 याद रहे बस। अब आप कभी नहीं बोलोगे कि लास्ट एसआईआर कब हुआ था, 2003 में हुआ था, और इसी की वजह से 2006 में सरकार चेंज हुई थी। इवोल्यूशन बता दिया। वाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज़ रिक्वायर्ड इन बिहार। इन जनरल बिहार, और मतलब इन पर्टिकुलर बिहार में, और इन जनरल मान लो आप पूरे इंडिया में, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये है, जो इतने सालों में जो जमा हो जाती है ना डिस्क्रिपेंसीज जो जमा हो जाती है, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या होता है? त्रुटियाँ। जो त्रुटियाँ जमा हो गई हैं इलेक्टोरल, किस में? इलेक्टोरल रोल्स में। जो त्रुटियाँ जमा हो गई हैं उन त्रुटियों को मिटाना, पहला तो यही हो गया। दूसरा, अभी हमने देखा कि बिहार में एक तो लेबर माइग्रेशन होता है। अब माइग्रेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिर्फ लेबर्स का माइग्रेशन नहीं होता है। कोई लड़की है बिहार की, उसकी शी गॉट मैरिड इन यूपी, या उनके हस्बैंड जिनसे भी शादी हुई है वो कहीं बेंगलोर में जॉब करते हैं या दिल्ली में जॉब करते हैं, तो वो तो परमानेंटली वहाँ से शिफ्ट हो गई, है ना। नाउ शी बिकम सिटीजन ऑफ दिल्ली या बेंगलोर या फिर यूपी, वहाँ की परमानेंट निवासी वो हो गई। तो ऐसे नामों को तो डिलीट करना पड़ेगा ना वहाँ से। तो एक तो ये है माइग्रेशन का कारण। दूसरा, लड़के जो जॉब्स के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में परमानेंटली बाहर सेटल हो जाते हैं, बाहर मतलब कि किसी दूसरे स्टेट में, एक ये हो गया। फिर अर्बनाइजेशन, देखो इंटरनल माइग्रेशन भी तो होता है, इंटरनल माइग्रेशन। अब कोई लड़की है मुजफ्फरपुर की, एंड शी गॉट मैरिड इन मोतिहारी या चंपारण वगैरह कहीं, तो यहाँ के जिस बूथ पे, जिस सेंटर पे उनका नाम एनलिस्टेड था, जिस पंचायत में, वहाँ से उनको डिलीट करके फिर यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा ना। ये सब पर्पस होते हैं। माइग्रेशन है ही आउटबाउंड माइग्रेशन, जो कि हमने पढ़ा। आउटबाउंड माइग्रेशन बहुत बड़ी संख्या में होती है, आउटबाउंड माइग्रेशन, इसको एड्रेस करने के लिए। तो ये सारे कारण हैं। दूसरा, एक और बहुत बड़ा कारण है, जो डिसीज़ है। डिसीज मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी डेथ हो चुकी है उनका नाम डिलीट करना परमानेंटली। एडिशन करना, किनका नाम एडिशन करना? अब मुजफ्फरपुर से जिस लड़की की शादी होकर जो मोतिहारी शिफ्ट हो गई है, यहाँ पे तो चलो आपने डिलीट कर दिया, यहाँ ऐड भी तो करना होगा ना। तो इस तरीके के एडिशंस होते हैं।
किनके? जो 18+ हुए हैं अभी अभी। 5 साल पहले इलेक्शन हुआ तो वो 18+ नहीं थे। जो बच्चा 13 साल का था वो 18 साल का हो गया, तो वो तो वोट देने के लिए एलिजिबल हो गया। कुछ बच्चों ने आंसर में ऐसे स्टेटमेंट लिखे हैं, आप देखो कि टू इंक्लूड all the adults of 18 years and above। ऐसी चीज़ें मत लिखा करो एग्ज़ाम हॉल में, फिर आप दिखाते हो एग्जामिनर को कि आपकी लैंग्वेज पे कितनी पुअर कमांड है। टू इंक्लूड ऑल द एडल्ट्स ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव। एडल्ट्स किसको कहते हैं? जो 18 साल का हो चुका है उसी को तो कहते हैं ना एडल्ट्स। और 18 साल से छोटा भी होता है कि एडल्ट्स? यहाँ पे यही सेम लाइन एक स्टूडेंट ने लिखा है, टू इंक्लूड ऑल द एडल्ट्स ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव। अब सीधा लिख दो ना, टू इंक्लूड ऑल द एडल्ट्स और दोज हु हैव जस्ट क्रॉस्ड 18 ईयर्स ऑफ एज, ऐसी चीज़ें लिखो। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्या बेसिस है, क्या आधार है, शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस दैट मैंडेट द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट SIR। अच्छा, इसमें अभी जो हमने इतने सारे ये ऐड किए हैं उसमें आप ये भी ज़रूर देखेंगे, इसको मिस नहीं करना है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है इलीगल माइग्रेंट्स का। इलीगल माइग्रेंट्स मतलब जैसे कॉमन पैरलेंस में आप रोहिंग्यास या इलीगल बांग्लादेशी जो आप कहते हो, तो आपको इलीगल माइग्रेंट्स ये टर्म ज़रूर यूज़ करना है। और दूसरा, पॉलिटिकल कंप्लेंट्स आ रही थी बहुत सालों से कि इनएक्यूरेसीज़ हैं, किस में? इलेक्टोरल रोल्स में। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये तो फैक्ट है, ये डाटा सपोर्टेड फैक्ट है, तो इसे बोलने में कुछ देयर इज़ नथिंग सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। अब देखो, बिहार में एक सीमांचल क्षेत्र है, आपको अच्छे से पता होगा सीमांचल क्षेत्र किसे कहते हैं। सीमांचल क्षेत्र कौन सा है आपका? कटिहार, अररिया, वो वाला जो एरिया है जो बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो दो चीज़ें हैं वहाँ पे, एक तो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो मेजोरिटी में है, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी खासी प्रेजेंस है। नथिंग गुड और बैड अबाउट दैट, पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन है, लेकिन एक तो मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है, दूसरा अगर उसमें 5% भी रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज ऐड हो जाते हैं तो वो क्या होता है? एक ब्लॉक बन जाता है। और ये ब्लॉक अगर स्पेसिफिकली किसी एक पार्टी को वोट देता है, कैसी पार्टी को ये वोट देगा? जो इनके हितों की बात करेगी। भाजपा तो कभी इनके हितों की बात करेगी नहीं, तो इनके हितों की बात कौन कर सकता है? ओवैसी की पार्टी। ये एक कारण है कि ओवैसी वहाँ पे अपने 6 कैंडिडेट्स खड़े करते हैं और जिसमें से कि मेरे ख्याल से 5 जीत गए थे इलेक्शन। तो ये है एक कारण, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसलिए भी ज़रूरी है टाइमली अपडेट करना। किसी के भी फेवर में किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं जाना चाहिए इलेक्शन। इट शुड बी न्यूट्रल एक्सरसाइज, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। और किसकी जिम्मेदारी है ये इंश्योर करना? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। तो एक तो इलीगल माइग्रेंट्स और जो इनएक्यूरेसीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज वर कंसिस्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट द इनएक्यूरेसीज इन द इलेक्टोरल रूल्स, ऐसा आप लिख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस ऑफ SIR। देखो, कई ऐसी चीज़ें हैं ना जो विवादित है, उनको आप समझो लेकिन लिखना नहीं है। किसी आंसर में ओवैसी, रोहिंग्यास ओवैसी को वोट दे रहे हैं, पता सबको है कि देश में क्या हो रहा है, जो भी पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन आपको अपनी विचारधारा क्यों शो करनी है? आप सेफ होके चलो, न्यूट्रल होके चलो। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें याद कर लेना है आपको। आर्टिकल 324 जो है वो सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल का पावर देता है इलेक्शन कमीशन को, और इसके तहत उसके पास पावर है कि वो इलेक्टोरल रोल को जैसे भी चाहे अपडेट कर सकता है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 326। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एडल्ट सफरेज है। अब ये इंश्योर करना है कि हर नागरिक जो 18 साल से ऊपर का हो गया है उसके पास वोट देने का अधिकार हो। तो अगर आप ऐड ही नहीं करोगे इनके नाम को इलेक्टोरल रोल्स में, तो इनके अधिकारों का तो भाई हनन हो रहा है ना, इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट अंडर आर्टिकल 326 टू ऐड ऑल सच पीपल
इन द इलेक्टोरल रोल्स, ताकि इमीडिएटली जब वो 18 के होते हैं उसके बाद जो भी नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट आजकल बहुत सारे कैंपेन्स चलाती है, आपने देखा होगा पिंक बूथ बनते हैं, ये सब वर्ड्स आप मेंशन कर सकते हो आंसर में, है ना। पिंक बूथ बनते हैं ना आजकल महिलाओं के लिए इलेक्शंस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं घर से बाहर निकलें और दे कास्ट देयर राइट टू वोट। अब आरपीए की बात कर लेते हैं। आरपीए पहले भी मैंने बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। इसमें सेक्शन 16 ये शक्तियाँ देती हैं कि जो भी नॉन सिटीजन्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई करो भाई, है ना, डिस्क्वालीफाई करो नॉन सिटीजन्स को, उनके पास अधिकार नहीं है वोट देने का। और सेक्शन 19 अगेन वही, सेक्शन 19 फिर से वही, जो 18 साल से ऊपर के हो गए हैं 18+, उनको ऐड करना है। सेक्शन 21 क्लॉज 3 ये क्या करता है, इलेक्शन कमीशन को पावर देता है स्पेशल रिवीजन कराने का, जो कि अभी बिहार में हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ये आपको याद करने हैं, 324, 326, आरपीए 1950, सेक्शन 16, 19 और 21 क्लॉज 3। ये आप जिस आंसर में लिख दोगे ना, कितने बच्चे आपको लगता है कि इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर लिखेंगे, है ना, बहुत कम, लेस देन 10%। कंट्रोवर्सीज की बात कर लेते हैं आप। कंट्रोवर्सीज क्या है इसके सराउंडिंग, कंट्रोवर्सीज कंट्रोवर्सीज में ना आप पीडीएफ में जाना, आपको बोल्ड में कुछ वर्ड्स मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ उन जो बोल्ड वर्ड्स हैं ना उनको आंसर में झलका दो। जैसे मैं कुछ आपको लिख के बता देता हूँ। पहला ये देखो, ज़रूरत तो थी भाई, 2003 के बाद हुआ नहीं था अब तक, तो इट वॉज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, है ना। अभी हुआ है 2025 में, एक लंबे टाइम गैप के बाद हुआ है, तो रिक्वायर्ड तो था ही। ओपोजिशन जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सबसे पहला वर्ड, इन वर्ड्स को आंसर में मेंशन करना है। यही है फ्रेजेस, जिन फ्रेजेस की मैं बात कर रहा था अभी। फर्स्ट वन इज़ हेस्टली इम्प्लीमेंटेशन, बहुत ही जल्दबाजी में किया गया ये, पहला आर्गूमेंट ये है। दूसरा रिजिड टाइमलाइन, कि बहुत ही 10 दिनों में 15 दिनों में करके ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ। उसके बाद क्वेश्चनेबल टाइमिंग, ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं। अच्छा, मैं ये सेशन रिकॉर्ड करने के बाद एक काम करूँगा, मैंने 10 मिनट्स का या 7 to 8 मिनट्स का एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर मैं इसी में रिकॉर्ड करूँगा तो काफ़ी बच्चे के पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो लेक्चर के लास्ट तक जाएँ, तो वो मिस कर देंगे। तो मैं अलग से 7-8 मिनट का, इसको ध्यान से सुनो, 7-8 मिनट का एक अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। उसमें हम क्या करेंगे ना, ये जो पूरा पीडीएफ है ना 8 पेजेस का, 8 पेजेस का जो पीडीएफ है आपके पास इस टॉपिक का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, इसका एक पेज में सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, मतलब कि एक ब्रीफ नोट्स, एक पेज में सब कुछ हमारा कवर हो जाए एसआईआर के बारे में। ये लास्ट मोमेंट में आपको बहुत ही मदद करेगा। एक लड़की थी हमारे साथ 2018 में, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, उन्होंने 30 साल की उम्र में, जनरल कैटेगरी थी, 30 या 32 साल की उम्र में पहला अटैम्प्ट दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट यूपीएससी का। कहीं जॉब में थी, ये सुनो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहीं जॉब में थी वो, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि भाई तुम्हारा ख्वाब है यूपीएससी देने का, दे लो इस बार, फिर जीवन में मौका मिले या ना मिले, तुम्हारा एज तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, लाइफ में कभी नहीं दिया था। तो लास्ट जो उनका था 31-32 साल, उसमें दिया और शी गॉट 47 रैंक। हमारे साथ ही वो जॉब करती थी। तो फिर रिज़ल्ट के बाद क्या हुआ कि मिलना होता ही था इंस्टीट्यूट में, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था मैं उस समय पे, ओल्ड राजेंद्र नगर पे। तो आई आस्क्ड हर कि मुझे एक बात बताओ, यहाँ लोग 4-4 अटैम्प्ट दे रहे हैं, 5-5 अटैम्प्ट दे रहे हैं, 4-5 महीनों में ऐसा क्या कर लिया कि सडनली यू गॉट 47 रैंक, 47 या 42 रैंक था, फॉरेन सर्विस मिला था, पहली पोस्टिंग चाइना में हुई थी। आई आस्क्ड हर कि ऐसा क्या किया भाई आपने, मुझे भी बताओ। और फिर मैंने ये भी कहा कि बच्चों को जो मंत्र देते हो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे रियल चाहिए, कि क्योंकि रियल मुझे चाहिए क्या कारण था। तो ये रीज़न था, देखो सिनॉप्सिस, इसलिए कहानी बता रहा हूँ। अभी भी मेरे ड्राइव में कहीं वो नोट्स पड़े होंगे, मैं कोशिश करूँगा किसी सेशन में आपको दिखाऊँगा कि अब जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस इन इंडिया दैट ईयर। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है ना, देखो ऐसे होता है, वेस्टर्न थॉट्स होते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल। अब प्लेटो के जो नोट्स होते हैं ना आपके, वो 40 to 50 पेजेस में जाते हैं। एरिस्टोटल के नोट्स होंगे ऐसे ही 40-50 पन्नों में, तो आराम से जाएंगे। कार्ल मार्क्स के तो अच्छे से बनाओगे नोट्स तो 100 पेजेस में भी कोचिंग वाले दे देते हैं। तो
उस लड़की ने क्या किया था, पूरा का पूरा प्लेटो एक पेज में, पूरा का पूरा एरिस्टोटल एक पेज में, पूरा कार्ल मार्क्स एक पेज में। और ब्यूटी ये थी उस नोट्स की, जब मैंने उसे डिटेल से पढ़ा तो एक भी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना वो मिस नहीं किया था। ऐसे छोटे छोटे से, ऐसा नहीं है कि 50 पेजेस का कंटेंट इसमें जैसे फर्रे बना के ले जाते हैं ना बच्चे स्कूल के एग्ज़ाम में, वो वाला काम नहीं किया था। चीट्स में जैसे लिख लेते हैं एकदम माइक्रो माइक्रो में, चीटिंग करने के लिए बच्चे लिख के जाते हैं स्कूल में, वैसा नहीं, नॉर्मल जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखा था, कीवर्ड्स लिखे थे। लेकिन ब्यूटी ऐसी थी कि उन कीवर्ड्स को अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको पूरा का पूरा प्लेटो याद आ जाएगा कि इन 50 पेजेस में क्या क्या था, प्लेटो की कौन सी बुक थी, कौन सी फिलोसफी थी, कौन सा कॉन्सेप्ट था। तो वापस आते हैं, मैं एक 7-8 मिनट की एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, उसको आपने ज़रूर देखना कि 8 पेजेस के, 10 पेजेस के, 20 पेजेस का कोई PDF है किसी एक टॉपिक पे, एक पेज में कैसे सिनोप्सिस लेके आते हैं। ऐसे 20-25 सिनोप्सिस बना के रखोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े होकर पूरा सिलेबस जितना भी आपके पास बना होगा सिनोप्सिस आप रिवाइज़ कर सकते हो। अब वापस आ जाएं अपने मुद्दे पे। मेरी थोड़ी आदत है डाइग्रेस होने की, बट इट इज़ फॉर गुड ओनली, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ना, इस लड़की की कहानी या सिनोप्सिस की बातें, ये इसके लिए अलग से सेशन नहीं बनाया जा सकता बैठ के, ये बस आ जाती हैं याद पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं बोल देता हूँ, समय है अभी, ऐसा नहीं है कि 10 दिन के बाद मेंस है आपका। हाँ, टेस्ट के लिए कुछ बच्चों का वो आ रहा है, मेल में मैसेज आ रहे हैं ऐसे कि सर तैयारी नहीं हुई है, 2 दिन बाद दे दें टेस्ट लिख के, 3 दिन बाद दे दें। देखो बच्चों, अगर आप 20 दिन के बाद भी अनुशीलन टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करोगे, आंसर लिख के भेजोगे, टेस्ट लिख के भेजोगे, मैं तो चेक करूँगा। शेड्यूल एक दिया है कि टाइमलाइन पे चीज़ें हो जाएँ तो ठीक रहती हैं, प्रेशर आपके ऊपर ना बने। लेकिन फिर आपकी अगर तैयारी नहीं है तो टेस्ट पेपर को वेस्ट भी नहीं करना है ना। आप 3 दिन का समय और लो, 1 हफ्ते का समय और लो, आप टेस्ट 2 का डेट आ जाएगा, टेस्ट 2 तैयार है तो पहले टेस्ट 2 को दे दो। सपोज़ करो, एग्जांपल देता हूँ कि 15 दिन बाद किसी बच्चे ने ज्वाइन किया अनुशीलन, उस समय हम टेस्ट 4 करा रहे हैं सपोज़, आप उसे तैयार करके दे दो, आपका 1, 2, 3 जो है ना PDF वगैरह होंगे, ये सारे आपको मिल जाएंगे, आप उसे पढ़ लो। उसके बाद आप जब भी प्रिपेयर्ड हो, एज एंड व्हेन यू थिंक्स यू आर प्रिपेयर्ड, तब आप दीजिए, लेकिन प्रिपेयर होके देना है, ऐसे पेपर को वेस्ट नहीं करना है। और आंसर राइटिंग रोकनी भी नहीं है, एक एक आंसर जो दे रहे हैं ना फ्री का, आप एक एक आंसर लिखते रहो ना, एक एक आंसर लिख के उसको टेलीग्राम पे मेल के थ्रू, टेलीग्राम से PDF उठाओ, पढ़ो और भेजो, एक एक आंसर चेक कराते रहो। आंसर राइटिंग चलती रहनी चाहिए मेंस तक, वो रुकनी नहीं चाहिए। एक चीज़ से सभी बच्चे सावधान रहेंगे, आपने 10 दिन अच्छे से आंसर राइटिंग कर ली, उसके बाद 10 दिन का गैप ले लिया, तो आपका जो रिदम बना है ना वो पूरा ब्रेक हो जाएगा। ये काम मत करना है, बीच में सिंगल सिंगल आंसर्स लिखो, लेकिन लिखते रहो कुछ ना कुछ। तो क्वेश्चनेबल टाइमिंग, ये क्या कर रहे हैं हम कि कंट्रोवर्सीज क्या है। एक है हैस्टी इम्प्लीमेंटेशन, बहुत जल्दीबाजी में किया गया। रिजिड टाइमलाइन, कुछ ही दिनों के अंदर फिनिश कर दिया। क्वेश्चनेबल टाइमिंग, इलेक्शन से जस्ट पहले ही क्यों किया, अभी तो लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं कुछ महीने पहले ही, तो लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे करवा लेते पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। बिहार में आप किस पार्टी को टारगेट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, क्या इंटेंशन है, बिहार में ही क्यों किया, ये है। बंगाल में भी बोलेंगे, ममता बनर्जी तो पहले से कह रही है कि बंगाल में SIR करवाया तो दंगे हो जाएंगे। क्वेश्चनेबल टाइमिंग है, उसके बाद लॉजिस्टिकल चैलेंज है। लॉजिस्टिकल चैलेंज में क्या आ जाता है, देखो बिहार के कई ज़िलों में जिस वक्त पे SIR एक्सरसाइज हुआ है वहाँ पे फ्लड रहता है, ये दरभंगा वाले एरिया में, नॉर्थ बिहार में स्पेशली फ्लड्स आ जाते हैं। तो कहाँ कहाँ ये लोग पहुँच पाए, नहीं पहुँच पाए, कोई गांव ही पूरा खाली है अगर वहाँ पे बाढ़ आ गया है, तो आपने कैसे एनलिस्ट किया उन लोगों को, ओपोजिशन ऐसे सवाल उठा रही है। फिर है कि स्ट्रिंजेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, आधार को ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मान रहा है इलेक्शन कमीशन, इससे भी प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसी से मिलता जुलता है एक्सक्लूजन ऑफ कॉमन आईडीज़। जो कॉमन आईडीज़ हमारे पास क्या होता है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ऐसे राशन कार्ड है। जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड गरीब से गरीब इंसान के पास होता है क्योंकि उसे राशन लेना होता है गवर्नमेंट से, तो ऐसी चीज़ों को आप क्यों एक्सक्लूड कर रहे हो, है ना। और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मैंडेटरी है इसमें कि आप प्रूफ करो कि आप सिटीजन हो इंडिया के। मेन जो पर्पस था ना SIR का वो वही था। एक तो ये सब एडिशन डिलीशन तो था ही, बाकी जब आपको फाइनल दिखाऊंगा ना, फाइनल आउटकम इसमें क्या आया है, तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे। ज़रूरी था SIR। बांग्लादेशीज या इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत बड़ी संख्या में थे, डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा था, लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, वो लोग भी, उनका भी वोटर ID कार्ड अभी
वैलिड था, अब पता नहीं कौन कैसे यूज़ कर रहा होगा। अब दूसरा है रिस्क ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार। तो वो अधिकार छीनने का डर था बहुत लोगों को, कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। कारण देखो, कोई एक परिवार है जो घर में ताला लगा के 1.5-2 महीने के लिए बाहर गया हुआ है, इतने में ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, तो क्या पता वो अपने आप को कंट्रोल न कर पाए होंगे, है ना। ऐसे बिहार के गाँवों में कई परिवार आपको मिल जाएंगे, जो खास करके जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनके घर में कोई होता ही नहीं है। कोई एक महिला है, वृद्ध महिला, वो रह रही हैं अकेले, तो वो इतने भाग दौड़ डॉक्यूमेंट्स एक्यूमुलेट करना और सही जगह पे उन डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाना, तो हुआ होगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मिस हुए होंगे इसमें से। उसके बाद क्या है, इम्पैक्ट क्या रहा, है ना, इतना कर लिया हमने। उसके बाद माइग्रेंट लेबरर्स पे क्या इम्पैक्ट रहा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। माइग्रेंट जो मैंने अभी बता दिया वही है कि माइग्रेंट लेबरर्स एक तो मोस्टली वो पुअर होते हैं, टेक से भी नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी से इतने अपडेटेड नहीं होते हैं, तो चांसेस हैं कि ऐसे लोग मिस हुए होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी में ज़्यादा नहीं करना है। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी है, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करोगे आप, है ना। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिहार, ये तो इन्वॉल्व थे ही। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो DEOs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, हर ज़िले का एक, तो 38 ये इन्वॉल्व थे। और 243 जो विधानसभा की सीटें हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, EROs, ये इन्वॉल्व थे। और बाकी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स थे, और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल वॉलेंटियर्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है SIR को लेके। देखो, पहला इंपॉर्टेंट, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला है, इस पे ना एक शॉर्ट आंसर आ सकता है 7-8, इस पे आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे, इस पे आ सकता है कि रिक्वायरमेंट क्या थी बिहार में। आउटकम पे आ सकता है फाइनल, इसमें ऐड कर लेंगे फाइनल, क्योंकि उस समय तक आया नहीं था जब मैंने ये PDF प्रिपेयर किया। फाइनल आउटकम पे आ सकता है, व्हाट वाज द फाइनल आउटकम ऑफ SIR, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऐसे आने के चांसेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन है, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि इलेक्शन कमीशन के पास मैंडेट है, उनके पास अधिकार है SIR करवाने का, तो कोई स्कोप ही नहीं बचता है इसको रोकने का या इस पे बैन लगाने का। ये ऑब्जर्वेशन रहा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। यही जो आर्टिकल 324 में है, इसी का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑटोनोमस बॉडी हैं। इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑटोनोमस बॉडी इन इटसेल्फ, सो दे हैव गॉट ऑल द राइट्स टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड SIR इज वन ऑफ द टूल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये हो गया। उसके बाद कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शंस दिए हैं। पहला तो ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार जो है उसे प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा आधार को। अब देखो, इस केस के पर्टेनिंग सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया SIR के लिए कि आधार जो है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो अब क्या हो गया ना, ये एक रिटन वो हो गया किसी भी पर्पस के लिए, अब आधार प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं होगा। ये होता है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का नतीजा। थोड़ी सी रिलैक्सेशन या ढील देने की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि जो आपने जो भी 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड, उसमें आप थोड़ा सा राशन कार्ड को भी ऐड करिए, ठीक है। आधार को 12th डॉक्यूमेंट की तरह एक्सेप्ट कर लीजिए, और राशन कार्ड्स वगैरह को भी, राशन कार्ड्स को भी आप इसमें इंक्लूड करिए। यही है सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है आपका स्पेशल इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा वो किया है कि भाई आप थोड़ा सा ना ट्रस्ट डेफिसिट को देखो, जब आप एक्सरसाइज करवा रहे हो तो वाई देयर इज़ ट्रस्ट डेफिसिट, लोग क्यों इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, शक की निगाहों से क्यों देख रहे हैं, है ना। लोगों को एक्टिवली इसमें एंगेज करिए, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये एक्सरसाइज करिए, फ्यूचर में आपको बंगाल में या ऑल इंडिया लेवल पे करना है तो। क्योंकि देखो, ऐसा कोई भी ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उस एक्सरसाइज को करते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि हमने कोई लॉ बनाया और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करते ही पूरे देश में दंगे हो गए, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, CA है, फिर जो किसान बिल आए थे अभी, उसमें आप सभी ने देखा क्या हुआ, फाइनली स्क्रैप करना पड़ा गवर्नमेंट को।
एनआरसी को लेके भी यही है, कुछ ऐसा ही है। तो एक पीसफुल मैनर में इम्प्लीमेंट हो जाए या कोई ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए, ये पर्पस होना चाहिए स्टेट मशीनरी का। यही नसीहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। नेशनल लेवल पे क्यों ज़रूरी है? प्रिलिमिनरी डाटा अब इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फाइनल आ चुका है। नीड ऑफ नेशनल एसआईआर, नेशनल लेवल पे क्यों ज़रूरी है? तो जो चीज़ें हमने वहाँ पे एड्रेस की, बिहार में क्यों ज़रूरी था, नेशनल लेवल पे भी मोर और लेस वही पॉइंट्स आएंगे। पहला तो ये है कि भाई इंटरनल और इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों टाइप ऑफ माइग्रेशन को एड्रेस करना है। इंटर स्टेट मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, गया का कोई लड़का है, मतलब कोई लड़की है गया की, उसकी शादी हो गई मुंगेर, वो परमानेंटली वहाँ शिफ्ट हो गई, ये तो हो गया इंटरनल माइग्रेशन। या कोई मुंगेर का लड़का है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई रेलवे में और परमानेंटली वो भागलपुर में पोस्टेड हो गया, तो भाई कई साल जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा वो भागलपुर में रहेंगे भाई साहब, तो वोट्स वगैरह वहीं पे देंगे, तो इनको अपना कार्ड वहाँ पे अपने आप को एनरोल कराना पड़ेगा। बिहार में ही एक ज़िले से दूसरी जगह आप गए, ये तो हो गया इंटर स्टेट हुआ ना। ये इंटर स्टेट क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए वो। रिमोट वोटिंग ये नेशनल लेवल पे क्यों ज़रूरी है? ये कंसर्न्स हैं जब हम इंटरनल, एक सेकंड थोड़ा सा हम डाइग्रेस हो गए, नेशनल लेवल पे जब हम एसआईआर कराएंगे तो कौन कौन से कंसर्न्स हैं, इसमें है टॉपिक एड्रेसिंग इंटरनल माइग्रेशन। जब हम एसआईआर कराएंगे नेशनल लेवल पे तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि माइग्रेशन को एड्रेस करना है, रिमोट वोटिंग की व्यवस्था करनी है कि कोई इंसान दूसरे स्टेट में भी है, अपने गाँव में ही जहाँ पे वो एनरोल्ड है वहीं पे वोट देना चाहता है तो वहाँ पे वोट दे सके, एक वो करना है। मेनली यही दोनों हैं, ठीक है। और कुछ नोबल थिंग लेके आया था अभी इलेक्शन कमीशन, आधार सीडिंग इसमें कर सकते हो आप, और एक लीगल क्लैरिटी होना चाहिए। जब भी आप नेशनल लेवल पे करवाएंगे तो ये चीज़ें ज़रूरी है। नेशनल लेवल पे क्यों रिक्वायर्ड है, भैया आपसे पूछेगा कि नेशनल लेवल पे क्यों रिक्वायर्ड है, तो इलीगल इमिग्रेंट्स ये बहुत ज़्यादा है, ये इशू कहाँ पर है, देखो यूपी का, अभी हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, यूपी का जो गोरखपुर वाला एरिया है जो नेपाल के फुट हिल्स में है, वहाँ पे जहाँ नेपाल से बॉर्डर शेयर होता है, बिहार का जो नेपाल से बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश में है, ठीक है। पंजाब साइड तो इशू नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो फेंसिंग है, तो इतने ज़्यादा लोग इधर आके सेटल नहीं हो सकते पाकिस्तान के। लेकिन यहाँ पोरस बाउंड्री है, जैसे नेपाल के साथ पोरस बाउंड्री है, बांग्लादेश के साथ पोरस बाउंड्री है, पोरस मतलब कि ओपन बाउंड्री है, तो लोग आ जाते हैं, रोज़गार की तलाश में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसको एड्रेस करना है। वही 18+ इन लोगों को ऐड करना है। कौन सा था सेक्शन, फिर से याद कर लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 19 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, सेक्शन 19 ऑफ आरपीए एक्ट। ये क्या शक्तियाँ देता है, ये शक्तियाँ देता है आपको जो 18+ हुए हैं उनको ऐड करने का, इनको। फिर जो डिसीज्ड हैं उनको डिलीट करना। डुप्लीकेशन ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। डुप्लीकेशन का मतलब बिहार में हज़ारों ऐसे लोग हैं, बिहार में उनका वोटर आईडी कार्ड है, कई सालों से वो गुजरात में रह रहे हैं, तो गुजरात में भी बना रखा है। बिहार में जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे आके वोट दे देते हैं, गुजरात में जब इलेक्शन होता है तो वहाँ भी वोट देते हैं। तो किसी एक ही विधानसभा में आप दो दो जगह के नागरिक कैसे हो सकते हो, इसको एड्रेस करना है। जो हमने बिहार के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया वही इसमें भी है। अब कंक्लूज़न, इसके कंक्लूज़न में आप क्या लिखोगे, कंक्लूज़न में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसको लेके लिखोगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका कंक्लूज़न बैलेंस्ड होना चाहिए। जब भी आप 38 मार्क्स में लिखोगे इसका कंक्लूज़न तो बहुत सावधानी से लिखोगे। मैं आप एक रफ स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। इसको ना अपना ओपिनियन देने से अच्छा है ना कि जो फाइनल आउटकम है उससे आप स्टार्ट करिए, तो आपको कोई काउंटर नहीं कर सकता। द फाइनल आउटकम, द फाइनल
outcome of recent SIR conducted in Bihar proves it well beyond doubt that a national level SIR is the need of the hour. नीड ऑफ द आवर, समय की डिमांड है, करना चाहिए. However, the concerns raised by क्या लिखना चाहिए? The stakeholders. However, the concerns raised by the stakeholders, ऐसे कंक्लूजन बना के जवाब घर से. However, the concerns raised by the stakeholders in Bihar's SIR must be addressed, या शुड बी एड्रेस लिखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. ऑर्डर नहीं दे सकते ECI को. शुड बी एड्रेस्ड बाय ECI. फिर सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा लिख दोगे. सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो highlighted the importance of confidence building, या ऐसा भी कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इशू है, कौन सा इशू? ट्रस्ट डेफिसिट का, उसको एड्रेस करने की बात कही है. अब इसमें स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? एक स्टेक होल्डर तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल पार्टीज. इस पूरे एक्सरसाइज में पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक स्टेक होल्डर. दूसरे स्टेक होल्डर कौन है? हम हैं, वी द पीपल, यानी कि वोटर्स. ठीक है, मेनली यही है 3 स्टेक होल्डर्स. तो सबके जो कंसर्न है, इलेक्शन कमीशन का कंसर्न है कि मुझे तो कराना है SIR क्योंकि डिस्क्रिपेंसीज हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ का है कि भाई कुछ ऐसा एक सेगमेंट ना छूट जाए कि हमारा नुकसान हो जाए, क्योंकि सभी का अपना अपना एक वोट बैंक है ना. खास करके बिहार में तो पार्टी पॉलिटिक्स होती है, तो किसी का यादव वोट है, किसी का अपर कास्ट वोट है, किसी का मुस्लिम वोट है. सभी पार्टीज़ का फिक्स है उनका मेजोरिटी ऑफ वोट कहाँ से आता है, तो पार्टीज़ की अपनी कंसर्न है. दूसरा हमारा, यानी कि वोटर्स का क्या कंसर्न है कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, या जो लोग मान लो कोई USA वगैरह में सेटल हो गया है. बिहार के हज़ारों लोग हैं जो फ़ॉरेन में रह रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को कैसे एनरोल किया होगा, ये सब है मेन. तो ऐसे एक बैलेंस्ड कंक्लूज़न लिखेंगे और फाइनल आउटकम से ही पिक करेंगे. तो फाइनल आउटकम देख लेते हैं. देखो ये उस समय आया नहीं था जब मैंने PDF बनाया, उसके नेक्स्ट डे आया है. फाइनल आउटकम क्या है? इसमें से पूरा डाटा आपको याद नहीं रखना है, इसको ध्यान से समझेंगे. आपको क्या याद रखना है कि जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया, कब? देखो जून में, तो कितने वोटर्स थे? 7.89 करोड़, इसको ध्यान रखना है. और फाइनल जब आया तो 7.24 करोड़, 7.89 करोड़ से 7.24 पे आ गए. तो लगभग 65 लाख लोग डिलीट हो गए. कुछ ऐड भी हुए होंगे, कुछ डिलीट भी हुए होंगे, करके फाइनली इतने का डिफरेंस आ रहा है. 65 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है. अगर आप विधानसभा इलेक्शंस के रिजल्ट देखोगे तो 2000-3000 वोटों से हार जाते हैं कैंडिडेट्स. तो अब 65 लाख को आप डिवाइड करिए 65 लाख को, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. इसको डिवाइड करिए, 243 विधानसभा सीट्स हैं, तो एक एक विधानसभा सीट पे कितने हज़ार में आते हैं. तो ये इम्पैक्ट करेगा इस साल के इलेक्शन को. आप इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद देखना, कुछ सरप्राइजिंग सा रिज़ल्ट आएगा. तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि फाइनल याद रखना है कि 7.24 करोड़. कुछ भी याद नहीं रहता ना. 65 लाख रिमूव ड्यूरिंग द ड्राफ्ट प्रिपरेशन, इसको याद रखोगे. 21.53 लाख ऐड किए गए, ठीक है, फॉर्म 6 एप्लीकेशन के थ्रू इतने रिमूव किए गए. 3.66 लाख रिमूव फ्रॉम ड्राफ्ट लिस्ट. तो फाइनल क्या हुआ? 7.42 करोड़ 30 सितंबर को. ये है फाइनल डाटा. ये था जब स्टार्ट हुआ जून में, तब 7.89 था. और जो फाइनल बन के आया है ये ड्राफ्ट का है ना. फाइनल बन के आया है 7.24. तो 7.89 से
7.89 से कहाँ पहुँचे हम? 7.89 से हम पहुँचे 7.42 करोड़, 7.42 करोड़. Nearly 7.42 crore voters will form the electorate in Bihar for the upcoming. इतने लोग हैं जो इस पर वोट देंगे. The final figure comes after month-long special intensive revision rules which saw large-scale deletions, fresh additions and many corrections. तो 21 lakhs ऐड हुए हैं, 65 lakhs रिमूव हुए हैं और फाइनल जो डाटा है आपके पास 7.42 करोड़ का है. तो ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है ना. आप 7.89 से माइनस कर लो इसको, टोटल जो डिफरेंस है उसको याद रखना है 7.42. तो लगभग 47 लाख का डिफरेंस आ रहा है, 47 लाख का डिफरेंस आया है. तो इसको आप लिख लेना कहीं, जो स्पेस प्रोवाइडेड है ना उसमें नंबर देना पड़ेगा. ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में वहाँ पे नंबर नहीं देना. जैसे अभी मैं आपको कंक्लूजन लिखना बता रहा था ना, हाँ, यहाँ पे नंबर्स देने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ जस्टिफाई कर दो कि फाइनल आउटकम जो आया है उस आउटकम में देर आर डिफरेंस ऑफ लैक्स ऑफ पीपल इन द फाइनल रोल, सो इट प्रूव्स दैट इट वाज रिक्वायर्ड. अब थोड़े से आंसर देख लेते हैं. देखो ये एक बच्चे की आंसर है. डिस्कस द प्रिलिमिनरी आउटकम ऑफ SIR रिसेंटली कंडक्टेड इन बिहार. हाउ फॉर द एक्सरसाइज वाज सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग इनवैलिड डुप्लीकेट एंड फेक इलेक्टोरल्स फ्रॉम इलेक्टोरल रूल्स. क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस क्या है, इसके ऊपर इन्होंने आंसर लिखा है. अभी कुछ गलतियाँ की होगी तभी मैं लेके आया हूँ. देखो ये इन्होंने लिखा है 38 मार्क्स का. यही टेम्पलेट है बच्चों आंसर लिखने का, जो पहली बार देख रहे हैं ना, ये टेम्पलेट है A4 साइज़ में, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. तो आंसर्स लिखने हैं आपको, तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना इसी टाइम, और मतलब ज़ेरोक्स करवा लेना इसके, एक प्रिंट आउट निकाल के 40-50 अब करवा के रख लेना, आगे फ्यूचर में आपको काम आएगा. इसी टेम्पलेट में लिखना है. असाइनमेंट नंबर लिखना है यहाँ पे 2, 3, 4 जो भी है असाइनमेंट नंबर जो दिया रहता है. यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर. बिना नाम और फ़ोन नंबर लिखे भेजोगे तो वो चेक नहीं हो पाएगा. ओके, ये नहीं एक्सेस कर सकते प्रिंट आउट, कोई बात नहीं. A4 साइज़ की शीट लो और जो भी है ये आप बना लो, उसमें स्केल से लाइन खींच के और इसी पैटर्न में लिख के भेज दो. ऊपर बस लिख देना अर्हता IAS BPSC अनुशीलन और असाइनमेंट नंबर जो भी है आपका, इतना लिख देना बस. देखो 38 मार्क्स का क्वेश्चन है. किस बारे में है? SIR की बात कर रहे हैं ना. आप क्यों जा रहे हो एंशियंट इंडिया में? बिहार इज सेलिब्रेटेड एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, द वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वाजी संगी. ये क्या हो रहा है? देखो बच्चों, मैं बार बार बोलता हूँ, जो पूछा जा रहा है ना वो आपको लिखना है. राइट व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, इसको समझो आप लोग. व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, नॉट व्हाट यू नो. अब मैंने 8 पेजेस का PDF दिया है, उसमें इस बच्चे को कहीं पे वो नहीं मिला कि हम क्या इंट्रो में लिखें. अब वो सीधा चले गए वाजी किंगडम, क्योंकि जाहिर सी बात है हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा. तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर आंसर को और बेटर बनाने की कोशिश में लिखा गया है, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है. 38 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका पूरा आंसर SIR के इर्द गिर्द रहना चाहिए. आपके पास 8 पेजेस का कंटेंट है, आप उसमें से 2 पेजेस पे लिख दोगे तो वो तो प्रिंटेड है ना, वर्ड फॉर्मेट में है, उसका 2 to 3 पेजेस पे लिख दोगे, इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो ये रिक्वायर्ड नहीं है. यहाँ से स्टार्ट किया है, आंसर यहीं से स्टार्ट होना चाहिए था. इंटेंसिव रिवीजन स्पेशल कहाँ है? अच्छा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है. रिसेंटली कंडक्टेड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज ऑल्सो ए स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रूल्स. यहाँ से आंसर स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है, इलेक्शन कमीशन को मैंडेट है. पहले आप बताइए कि SIR क्या होता है. ठीक है, कौन करवा रहा है इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट, बताइए. उसके बाद फिर आप ये करिए. ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं था, मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट. तो इस चीज़ों का ध्यान रखोगे. पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एग्जामिनर को घुमाने का प्रयास नहीं करोगे. जो पूछ रहा है ना एग्जामिनर, वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बताइए. मैं एक और आंसर दिखाऊंगा आपको, एक अच्छा आंसर भी दिखाऊंगा ये कैसे आंसर्स को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. ये है वो आंसर. देखो आप 7 और 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को मैंने दिए हैं, हाईएस्ट मार्क्स दिए हैं अब तक के जितने भी कॉपी चेक किए, 4.5 मिलते हैं. 4.5 ऐसा नहीं है, 5 नंबर भी मिल सकता है. वैसा लिखो तो सही. क्यों दिए हैं? देखो
एक पूरे आंसर में ना एक फ़्लो है। पहली चीज़, फ़्लो मतलब कि कनेक्टिविटी है। इस तरीके का आंसर लिखने के लिए यू नीड सर्टन सॉर्ट ऑफ स्किल्स, जो लिखते लिखते ही आप सीखते हो। अगर आपको मैं प्रिंट करा के 10 पेजेस का PDF दे दूंगा और आप देख के भी लिखोगे ना इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो ये कनेक्टिविटी, ये फ्लो आप नहीं लेके आ पाओगे। ये आंसर राइटिंग स्किल लिखते लिखते आता है। फ्लो का मतलब है कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन तक आप बीच में कहीं खो नहीं रहे हो, मिस नहीं हो रहे हो। एक जो पढ़ रहा है ना वो कनेक्ट कर रहा है पहली लाइन को दूसरी लाइन से, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन को, और इस तरीके से पूरा आंसर एंड हो जा रहा है। एन्यूमरेट द लॉजिकल रीजंस बिहाइंड द नेसेसिटी ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लॉजिकल रीजंस पूछे गए हैं ना यहाँ पे, क्या रीजंस हैं, बस देयर आर फॉलोइंग रीजंस बिहाइंड द नेसेसिटी। इससे ज़्यादा सिंपल इंट्रोडक्शन हो नहीं सकता। क्यों हमें रिस्क लेना है? यहाँ पे आप कोई कोट लिख दोगे, कहीं और से स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, स्कोप ही नहीं है 7-8 मार्क्स के। जो 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा घुमाने का स्कोप नहीं है किसको, एग्जामिनर को, इवेल्युएटर को घुमाने का। रीजंस पूछा गया है, सिंपल स्टेटमेंट, ये मैंने ही बताया था आपको इंट्रो सेशन में कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दिस आर द फॉलोइंग, देयर आर मल्टीपल रीजंस, दीज आर द रीजंस, ऐसे करके स्टार्ट करो। पहला रीज़न बता दिया। दूसरा रीज़न, करेक्शन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एरर्स, ठीक है, सेम स्लाइड है। तीसरा रीज़न, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वोटर्स, एड्रेसिंग टेक्निकल अपग्रेड्स, फिर कंक्लूजन, ख़त्म। इतना ही स्कोप होता है, ये परफेक्ट आंसर है। हाँ, यहाँ पे लास्ट लाइन में कुछ गलती की है, यहाँ पे लैंग्वेज गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट बी डन SIR, नहीं, ये लैंग्वेज गलत है, ग्रामेटिकली इनएप्रोप्रिएट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन चलो ठीक है, मैंने ओवरऑल आंसर इज़ गुड तो इसको अवॉइड कर दिया था। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ध्यान रखेंगे। ये आंसर टेलीग्राम पे है, तो एक बार आप जाके देखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे और इस आंसर को पढ़ोगे। जो अच्छे आंसर्स होते हैं मैं उनको डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, और जो गलतियाँ होती हैं उनको मैं डिस्कशंस में स्क्रीनशॉट लेके आ जाता हूँ, आपको शो कर सकूँ। अगेन इसमें हम आगे क्या रह गया है, देखो ये अनुशीलन का जो डाटा है ना, इसमें आगे कुछ है, एक हम देखते हैं अभी। ये जो अनुशीलन है, ये हमारा जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो उनके लिए बता रहा हूँ। हमारा टेस्ट सीरीज़ है जो ऑन गोइंग है, पूरा GS1 और GS2 आपको एनरोल करना है, इसमें कवर करना है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। हम सिर्फ 50 बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कॉपीज़ दिखाया, कॉपीज़ में खुद चेक करता हूँ। टोटल 16 टेस्ट हैं, 12 सेक्शनल हैं, 4 फुल लेंथ हैं। आप कभी भी इसे ज्वाइन करोगे, 15 डेज़ के बाद भी ज्वाइन करोगे, अगर तब तक सीटें हैं तो ठीक है। अभी हुए नहीं है 50 स्टूडेंट्स, जब तक सीटें हैं आप करोगे तो आप टेस्ट नंबर 1 से दे सकते हो। ये ऐसे का कोर्स है जो कि स्टार्ट होने वाला है इस वीक में। ये है अनुशीलन लाइट। अब ये करंट का टॉपिक है, कल मैंने हिस्ट्री का कराया था। अब देखो कुछ बच्चे हिस्ट्री उनका अच्छा है, हिस्ट्री नहीं पढ़ना है उनको, लेकिन करंट अफेयर में प्रॉब्लम है, तो आपको 3000 वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है मुझे सिर्फ करंट में ही हेल्प चाहिए, तो अनुशीलन लाइट में ना मॉड्यूल्स हैं सभी। हिस्ट्री के हैं अलग 499 के, जियोग्राफी में है, पॉलिटी का अलग है, साइंस एंड टेक का अलग है, 499 599 ऐसे ही हैं। ये करंट अफेयर का है क्योंकि ब्रॉडर टॉपिक है, तो इसमें टेस्ट भी ज़्यादा रखे हैं। 7 टेस्ट है, 114 नंबर के, एक टेस्ट होगा, 799 का है। आप सिर्फ करंट अफेयर वाले इसमें लाइट कोर्स में ले सकते हो। अगेन इसमें भी वैसे ही 25 या 30 बच्चे लेंगे। ये जितने लाइट वाले हैं ना, इसका ध्यान रखना, इसमें 30-30 बच्चे कर लेंगे हर, क्योंकि कॉपीज़ तो इनकी भी चेक करनी होगी ना। मैं सिर्फ कॉपीज़ चेक करने का चार्ज लेता हूँ, बाकी सारा लेक्चर PDF में कोशिश करता हूँ कि बच्चों को फ्री में मिले। तो इसमें भी ना हर मॉड्यूल में 30-30 बच्चे ही रखेंगे, ताकि कॉपीज़ टाइमली इवेलुएट हो पाए, वो पाइल अप ना हो जाए ढेर सारी कॉपीज़ आके। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जियोग्राफी का अलग मॉड्यूल है, जियोग्राफी का ले सकते हो, पॉलिटी का ले सकते हो, साइंस का ले सकते हो। आप देख लेना आपका कौन सा सेक्शन सबसे वीक है, किस में रिक्वायरमेंट है। एंटायरली कवर करना है तो ये अनुशीलन है ही, और जब इसमें सीटें ख़त्म हो जाएंगी तो आपके पास यही ऑप्शन बचेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, लाइट का। टेस्ट, हाँ, टेस्ट 11 को रिलीज़ कर दिया था फर्स्ट पेपर, अगला 16 को है, आने ही वाला है। तो जब भी आप एनरोल करोगे ना, तो ये डाउट मत रखना, जैसे किसी बच्चे ने आज कमेंट किया था कि सर मेरा तो ये पहला छूट गया। ऐसा नहीं है, आप प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद भी एनरोल करोगे, प्रोवाइडेड कि तब तक सीटें हों। प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद भी कुछ मैं कोशिश करूँगा 8-10 बच्चों को लेने की, क्योंकि कई बच्चे डायलेमा में हैं, उन्हें पता ही नहीं उनका प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा।
तो आप सारे टेस्ट दे सकते हो। आपका काम है, देखो आपको PDF मिल गया, डिस्कशन की वीडियो मिल गई, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिल गया। अब मेरा कोई काम नहीं है, अब आपका काम है आंसर्स लिख के भेजना। उसके बाद मेरा एक ही काम रह जाता है ना, इवैल्यूएशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, इवैल्यूएशन हो जाएगा, जैसे सबका होता है वैसे ही होगा आपका भी। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको देख लेना। ये है PDF, ये इसका जो 8 पेजेस का PDF है। मुझे बहुत मेहनत लगती है और बहुत रिसर्च करके मैं आपका एक टॉपिक का PDF बनाने के लिए कम से कम 20 to 30 वेबसाइट्स पे जाता हूँ और कम से कम 20 से 25 PDFs स्कैन करता हूँ अलग अलग सोर्सेज के, इंडियन एक्सप्रेस के, हिंदू के, गवर्नमेंट पोर्टल्स के। उसके बाद ही PDF एक ऑर्गेनाइज्ड बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एक PDF पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वालिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, इसका लिंक मैं इसी में अटैच कर दूंगा वीडियो में, और रखेंगे इस PDF को। एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस बार, ऐसा मैं लेके चल रहा हूँ। या तो पॉलिटी वाले सेक्शन में आ जाए या तो पेपर 1 में करंट वाले सेक्शन में आ जाए। क्वेश्चंस देखो, हर PDF के बाद में आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। ये 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो आपको इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन लिख के भेजना है, जो फ्री आंसर राइटिंग सेशन का बता रहा हूँ। हाँ बच्चों, ये बताना मैं भूल गया, आपको टेस्ट सीरीज में नहीं एनरोल करना है, अनुशीलन लाइट में नहीं करना है, अनुशीलन में नहीं करना है, फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है, वो है फ्री आंसर राइटिंग का। फ्री आंसर राइटिंग का ऑप्शन है आपके पास। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा, पर वीक 2 आंसर्स, ठीक है। तो आप अगर पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो ज़रूर कुछ आंसर्स लिख के इवेलुएट करवाइए PDF पढ़ने के बाद। 38 मार्क्स के अलग क्वेश्चन प्रोवाइड करा देते हैं हम आपको, PDF में ही अटैच रहता है, और 7-8 मार्क्स के अलग। आपका काम होता है, आप इसमें कन्वीनियंट हो, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन चूज़ करके लिखना है, एनी वन। एक असाइनमेंट से एक बच्चे को एक ही आंसर लिखना है, और कोई भी एक क्वेश्चन आप इन सारे क्वेश्चंस में से चूज़ कर सकते हो। ओके, तो इतना ही था आज के लिए। नेक्स्ट सेशन हम कर लेते हैं, देखते हैं इंडिया अफगानिस्तान कर लेते हैं, या फिर जियोग्राफी या साइंस का कोई टॉपिक उठाते हैं, ताकि वो सेक्शन पे टच हो जाए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। हैव ए गुड डे।